अच्छा सर, जैसे आपने कहा लड़वा तो दिया, अमेरिका ने हाथ सेक ली, ताली बजा ली, लड़ाई उन दोनों की हो गई। अब जैसे ये है अपना यूएनएससी है, यूएनजीए है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, ह्यूमन राइट्स हैं, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है शांति स्थापना के लिए, सबका ख्याल रखने के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता की बातें करती हैं। अब ये कहाँ है? छठा दिन चल रहा है, इतने लोगों की मौत हो चुकी है, आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे आके ये नहीं कह रही है कि भाई वॉर बंद करो। भाई यूएन जब फॉर्म हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जी 1940 की बात बता रहा हूं मैं आपको, तब यूएन का मेन काम क्या था? यूएन का काम था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, ये इसका प्राइम पर्पस था। यूएस ने अपनी फोकसेस एनर्जी लगाई अफ्रीका में, कीनिया में, सोमालिया में, कोंगो में फोर्सेस भेजी। हमने भी, हमारी बहुत सारी फोर्सेस जाती है यूएन में, अच्छी बात है, जानी भी चाहिए। हिंदुस्तान को परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी इन्होंने। 1960s में बात चली थी हिंदुस्तान को परमानेंट मेंबरशिप देने की, तब जवाहरलाल नेहरू ने चीन को दे दी थी वो मेंबरशिप। चीन बन गया P5, यूके, यूएस, ये सब P5 है, फ्रांस ये P5 कंपनी में आते हैं, मतलब परमानेंट मेंबर हैं यूएन के। हिंदुस्तान टेम्पररी मेंबर है, कोई बात नहीं, हमारे कम से कम कान जमीन से लगे हुए हैं, हमें मालूम है हो क्या रहा है वहां पे। जी यूएन जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, चीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, जब वो हमारे साथ दादागिरी, हमको आग दिखाने लगे थे, अरे हमें जरूरत नहीं है, हम अपने में ही सक्षम है उनको धूल चकाने के लिए, ठीक है। जब यूएन वहां कुछ नहीं कर पाई तो यहाँ क्या करेगी यूएन? यहाँ क्या करेगी? और जिन्होंने इनके बड़े बड़े वादे किए थे ना यूक्रेन को, अमेरिका ने, नेटो ने, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढमकाना, वो कहाँ गए भाई? आज छठवां दिन है, चौथे दिन में यूएन कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की थी आपने, बिल्कुल बिल्कुल भाई प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया रशिया के खिलाफ। जी घंटा उनको फर्क पड़ेगा? नतीजा क्या निकलेगा? घंटा कुछ नहीं निकलेगा। माफ कीजिएगा साहब, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको बुरी लगेगी लोगों को बात, और मेरा दिल रोता है ये देख के कि हमारे बेकार में बच्चे, मासूम बच्चे वहां फंसे हुए हैं, और वो दो से पिसे ना, फिर पोलैंड के पुलिस वहां पे उनको मिसहैंडल कर देगी, क्योंकि कहेंगे भाई इनडिसिप्लिन है, ये इनडिसिप्लिन तो है एक तरीके का कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करना। लेकिन अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा ना, क्योंकि आप हंगरी नहीं जाएंगे, पोलैंड नहीं जाएंगे, हॉलैंड नहीं जाएंगे, तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब तो रास्ता ये बचा है कि लोगों को अगर एयर लिफ्ट भी करना है तो उसी तरीके से किया जाए। लेकिन सर आप भी आपने वर्ल्ड वॉर 3 की बात की थी, लेकिन जिस तरीके से अब एक माइंडसेट बन चुका है कम्युनिटी का इंटरनेशनली, ये मुद्दा अब यूक्रेन और रशिया के बीच का है नहीं, और डे वन से ये मुद्दा जो है वो ग्लोबल इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। नाटो कंट्रीज़ हैं जो धीरे धीरे भी तो पीछे से हेल्प कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं यूक्रेन को कि वो अपना प्रोटेस्ट करे, वो वॉर का जवाब वॉर से दे, ईंट का जवाब पत्थर से दे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें वो कंट्रीज अब शामिल होते हैं, एक छोटा देश है उसने भी अपनी एक सेना भेजने के लिए बोल दिया है कि मैं हेल्प करूंगा, मैं अपनी आर्मी भेज रहा हूँ, तो ऐसे में ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं बन जाएगा क्या? जब इतने सारे कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, 2 सुपर पावर आमने सामने हो जाएंगे, अमेरिका हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 में क्या क्या बाकी रह जाएगा? देखिए, मैं आपको 3 खास वजह बताता हूँ कि जिनसे ये वर्ल्ड वॉर को कन्वर्ट हो सकता है जी, और ये 3 खास वजह ये हैं। पहली वजह, अगर नेटो कंट्रीज ऑन ग्राउंड फोर्स को लेके शामिल हो जाती, जो कि नहीं होता क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर है ही नहीं, पहली बात तो जी, अगर वो ग्राउंड पे आ जाती तो 30 देश, आप समझ रहे हैं, 30 देश, पूरे यूरोप के देश शामिल इसमें, कहीं ना कहीं, और इकोनॉमी में फर्क पड़ता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर किसी देश को इसमें कूद पड़ना होता, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, जाहिर सी बात है। दूसरी वजह, अगर रशिया जैसे धमकी दे रहा है अमेरिका पे परमाणु न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर ले, तो भाई हर एक को इसमें कूदना पड़ेगा जी, उनको रोकने के लिए। तीसरी बात, आप सोचिए अगर चीन सोचे कि ये स्ट्रैटेजिकली सही मौका है, सही टाइम है कि मैं ताइवान पे हमला कर दूं और आके हमारे से बदतमीजी कर ले फिर से दोबारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। क्वाड फॉर्म हुई है चीन का एग्रेशन रोकने के लिए, क्वाड, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, उनके फाइटर पायलट्स एंडरसन एयरफोर्स बेस है अमेरिका में, वहां पे ट्रेन करेगी इनके चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ जी। तो क्वाड एक्शन में आएगी, ऑगस्ट एक्शन में आएगी। तो भाई अगर इतने सारे देश, जैसा आपने सही फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और आपको मुबारकबाद देता हूं मैं कि आपकी पकड़, आपकी नॉलेज इस क्षेत्र में बड़ी अच्छी है भाई। तो इतने जब देश इन्वॉल्व हो गए तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली ये वर्ल्ड वॉर ही नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर वो जी। तो वैसे ये कन्वर्ट हो सकती है वर्ल्ड वॉर में, नहीं तो फिर नहीं होगी। अच्छा, अगर जैसे एक तरफ हम बात करें रशिया की, तो रशिया से हमारी डिफेंस डील है,
इतने कई सौ करोड़ का हमारा एक वो है जिसके तहत वो हमें S-400 मिसाइलें देगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा पूरा। और एक तरफ बात है यूक्रेन की कि यूक्रेन बेशक छोटा कंट्री है, कमज़ोर कंट्री है, लेकिन जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ, जब पाकिस्तान इंडिया का मुद्दा आया, तो यूक्रेन ने कभी भी खड़े होकर हमारी वकालत हमारी तरफ से कभी नहीं की। तो अगर कल को सिचुएशन बनती है वर्ल्ड वॉर की, तो आप क्या देखते हैं कि इंडिया अगर खड़ा है तो इंडिया को किसका साथ देना चाहिए, एथिकली किसका साथ रहना चाहिए? नहीं, वैसे तो इंडिया बहुत शांतिपूर्वक नेशन है। हाँ, जिसे अभी तक तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। उनकी फिलॉसफी बहुत सही है और बहुत सटीक है और अच्छी भी है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं जी, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये करके दिखाया है, दिखाया भी है, घरों में घुस के करके दिखाया है, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई है, बालाकोट एयर स्ट्राइक करके दिखाई है, बिल्कुल है मुंह तोड़ जवाब धूल चकाई है दुश्मनों को। हाँ, तो हिंदुस्तान ने परसों दिखा दिया यूएन में वोटिंग में, ना ही रूस के खिलाफ ना ही रूस के पक्ष में। तो हिंदुस्तान आज रूस को हमको ये भी सोचना चाहिए कि रूस के साथ हमारा पॉलिटिकल टाइज ही नहीं, डिप्लोमेटिक टाइज ही नहीं, मिलिट्री टाइज ही नहीं, डिफेंस पार्टनर ही केवल नहीं है, वो अलग बात है। 71.39% आर्म्स एम्युनिशन हमको रूस देता है हिंदुस्तान को जी। मगर वो सब छोड़िए, वो सब हिसाबबाजी छोड़िए, एक इमोशनल कनेक्ट है जो कि पहले से है। जी हाँ, जो कि 75 इयर्स प्लस से जाता है, हमारा पुराने ताल्लुकात है हिंदुस्तान में। चाहे कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी सरकार, वो मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल भाई, वो तो एक ऐसा एक टाई बना हुआ है ना, इतना इतना परफेक्ट कहते हैं कि नोट बंधा हुआ है हमारा रूस की, एक अच्छी दोस्ती की वो है। और हमेशा ये दोस्ती समय समय पर देखी भी है लोगों ने। खैर सर, जैसे अब बेलारूस में इन दोनों के बीच में मेजर साहब अभी एक शांति वार्ता हुई, फेल हो गई। कई प्रयास किए गए कि भाई इनके बीच में कुछ कराया जाए, लेकिन वो हर वार्ता फेल हो जाती है। 6 दिन अब गुजर चुके हैं, आज 6 दिन की शाम है, अभी भी वॉर चल ही रहा है। आप इसका एंड क्या देखते हैं? क्या लगता है? एक चश्मा होता है ना जो एक एक्सपर्ट देखता है कि भाई ये हाल है, कंट्रीज पुश कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा आर्म्स एनिमेशन से हेल्प कर रही हैं, उधर रशिया तो अपने आप में पावरफुल है ही, तो उन्हें आपको क्या लगता है क्या अंजाम होगा अब? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि अंत की शुरुआत हो रही है ये, और ये खतरनाक बात है। और इसका अंत क्या होगा? रूस अब चाहेगा कि वो सत्ता पे कब्जा कर ले और सत्ता बदल दे, पलट दे वहां की जी, यूक्रेन की, और एक डमी गवर्नमेंट, एक पपेट गवर्नमेंट अपने चॉइस की वहां पे लगाए, जो कि अमेरिका के विपक्ष में हो, रूस के पक्ष में हो जी, और कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे। मतलब वो रूस का चलेगा वहां पे सिक्का एक तरीके से। अच्छा, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कुर्सी से हट गए। भाई मैं नहीं मानता कि वो ग्रेट लीडर हैं। भाई एक अच्छी लीडरशिप और एक मैं समझदारी में और एक बेवकूफ़ी में, बहादुरी बेवकूफ़ी में बहुत फर्क होता है। इट्स अ वेरी फाइन थिन लाइन बिटवीन बीइंग ब्रेव, बीइंग करेजियस एंड बीइंग फुलिश। वो तो बेवकूफ़ बन रहे हैं बिल्कुल, और बेवकूफ़ नहीं बन रहे, वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। भाई मेरे को कुछ खुंदक नहीं है उनसे, मैं उनको जानता भी नहीं है, ना ही वो मेरे एक्टिंग में कोई कंपटीशन है ना, ठीक है, और ना ही वो राष्ट्रपति बनना है भाई ना। मेरे को ये इस बात का की चिढ़ है दोनों से, उन्हीं से ही नहीं, दोनों से। व्लादिमीर पुतिन ने तो हमला कर दिया, गलत किया, बहुत गलत किया, और भुगत रहे हैं नतीजा हमारे देशवासी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की क्या झूठी शान है भाई, हम घुटने टेकेंगे नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। टैक्टिकल विड्रॉल फौज में क्यों सिखाई जाती है? टैक्टिकल विड्रॉल का मतलब है जब आपको मालूम है कि आपका कोई टक्कर ही नहीं है आपके सामने वाले से, आपको वहीं पे ही छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। हाँ, बजाय कि दोनों इकोनॉमीज का नुकसान हो, सिविलियन का नुकसान हो, इतना सारा जो हमारा वॉर में पैसा खर्च होता है, इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, उन सब चीज़ों को बचाया जा सके। बिल्कुल। और ये सरासर बेवकूफ़ी है कि हम मरते दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे ना, ऐसा होता ही नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आप ढाल बता रहे हो भाई महिलाओं का और बच्चों के, और हथियार दे रहे हो सिविलियंस को? और ये बताइए, लॉजिकली बताइए आप, युद्ध के दूसरे दिन हथियार थमा दिए, बोले कि हम हथियार दे देंगे सिविलियंस को, ठीक है। हाँ, अगर युद्ध के 2 साल के बाद ये हो रहा होता, मैं किसी तरह तभी भी सहमत नहीं होता वैसे मैं, मगर समझ सकता था बात के भी 2 साल के बाद। मतलब आपको मालूम था ना अब मिलिट्री कमजोर पड़ने लगी हैं, बहुत सारा मैन पावर चला गया है, तो अब भैया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, अब तो हमें सिविलियंस को भी आगे करना पड़ेगा। और एक और एज ए स्ट्रेटेजिस्ट एक और बात सोचने वाली बात है, आप जरा गौर करेगा इस बात पे। जी भाई रूस जो है दुनिया का 3rd मोस्ट ऑयल सप्लायर है, बिगेस्ट ऑयल सप्लायर जी, बहुत तेल है इसके पास, ठीक है। अब तेल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल बढ़ गए हैं। अब जब प्राइसेस बढ़ते हैं तेल के,
फायदा किसको हो रहा है? रूस को हो रहा है। ऑब्वियसली कोई मेरा सामान है, अगर वो 10 रुपए बिक रहा है और वही सामान अगर 20 रुपए बिकेगा तो फाइनली फायदा तो मुझे होगा। लगाते रहो सैंक्शन, लगाते रहो प्रतिबंध, लगाते रहो, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो दिखा चुके हैं। रूस ने बोला, और लोग अभी मीडिया एक तरीके से वेस्टर्न मीडिया प्रोजेक्ट कर रही है, मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का, कि भाई ये हीरो है जेलेंस्की और ये है, हीरो विलन बना दिए, अभी नैरेटिव्स क्रिएट हो रहे हैं। बिल्कुल एयर स्पेस वहां बंद गई। रूस ने बोला कि भाई ठीक है, तुम हमारी एयर स्पेस बंद करोगे, ये लो हम तुम्हारी एयर स्पेस बंद कर देते हैं। रूस ने भी अपनी एयर स्पेस बंद कर ली उनके लिए। अब रूस प्रेशर में है। हाँ, क्यों ना होगी, अरे क्यों ना होगी। जेलेंस्की जो कह रहे हैं कि हमने इंस्टाग्राम पे मैं देखा कि उन्होंने बोला कि भाई कल की बात है कि शायद कल की बात है, कल या कल की बात है शायद, कि भाई हमने 4,500 रूसी सैनिक मार दिए हैं, आप लोग अपनी गाड़ियों पे बैठो वापस और वापस रूस जाओ, अपने कमांडरों पे यकीन ना करो। भाई ये तो फौज का बेसिक प्रिंसिपल है, ये तो फौज की ट्रेनिंग है, सबसे पहले अपने कमांडर पे यकीन करो। एग्जैक्टली आप खतरे में भी जा रहे हो, आप कमांडर पे भरोसा करो और आगे बढ़ो। लीडर सेज फॉलो मी एंड यू कीप फॉलोइंग। जेलेंस्की की बात पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो उन्होंने खेला जी, एक तरीके से, ये वीडियो के पहुंचेगा इनके, ये डर के भागेगा, मैं डर गया, वो तो फर्स्ट भागेंगे। डे हो चुका था कि 2 घंटे पहले वॉर शुरू हुआ है और यूक्रेन की तरफ से बयान आता है कि हमने उनके 5 लड़ाकू विमान मार गिराए। मार गिरा है। तो ये तो प्रेशर मिलने वाली बात होती है कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना डर पैदा होगा। खैर इस वॉर से एक जरूरी बात, सॉरी हाँ, अब एक कॉमन सेंस की बात है। मैं तो कह रहा हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट, हाँ। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं खेल रहे हैं, वो सच बात कह रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये कॉमन सेंस की बात है, ये बच्चा भी समझेगा। देखिए, कौन सा देश कहां पे गया किस पे हमला करने के लिए? रूस आया ना, यूक्रेन के अंदर घुसा ना उन पे हमला करने के लिए, तो जाहिर सी बात है मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, है ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो कैजुअलिटी किसकी होगी? जो देश घुसा है अपने जंगल में, तो हर कोई राजा है, जब अपने जंगल से बाहर निकलेगा वो राजा, तो मालूम पड़ेगा भाई प्रजा क्या होती है। बिल्कुल। अब रूस गया ना, तो कैजुअलिटी किसकी होगी? रूस की होगी, वाजिब बात है। तो ठीक है, अगर वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं खेल रहे हैं, अगर ये बात भी मान ली जाए, और आपको लगता है कि भाई रूस जब जंग के लिए जाते हैं, हम लोग फौजी आपको सर पे कफन बांध के निकलते हैं, बिल्कुल, हमें मालूम नहीं होता हम वापस आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं, कुछ अगले पल का नहीं मालूम होता है। मैं जानता हूँ वक्त कम है, लेकिन आपको क्विकली फटाफट संक्षेप में एक किस्सा सुनाना चाहूंगा, रियल लाइफ किस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल मेजर साहब। बहादुरी और बेवकूफी के बीच पे फर्क आप अपने आप भाप लेंगे। मेजर साहब बिल्कुल बिल्कुल। 1962 में हिंदुस्तान ने की जंग हुई चीन के साथ, और ईस्टर्न फ्रंट में एक जगह है रिजांगला, बैटल ऑफ रिजांगला के नाम से वो बहुत मशहूर है। वहां पे 13 कुमाऊं रेजिमेंट वहां पे डिप्लॉयड थी, उनकी एक कंपनी चार्ली कंपनी, यानी कि 120 जांबाज फौजी वहां पे तैनात थे, अंडर कमांड ऑफ मेजर शैतान सिंह भाटी जी। जाड़ों का वक्त था, 16,000 फीट अबव मीन सी लेवल वो तापमान था, बर्फीली चट्टान थी। चीन की सेना इनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, इनको खबर मिल गई इस बात की, और वो थे 3,000 से ऊपर, एक पूरी ब्रिगेड की फॉर्मेशन इनकी तरफ बढ़ी थी जी। क्या कोई मुकाबला होगा 120 फौजियों का, और कहां पे 3,000 चीन की सेना आ रहेगा ना। अच्छा, मेजर शैतान सिंह भाटी ने अपनी फौज को इकट्ठा करा, कंपनी को इकट्ठा करा, और बोला दोस्तों बात ऐसी है, ऑन ग्राउंड रियलिटी की सिचुएशन बताई, और बोला हो सकता है कि कल यहाँ पे किसी की हम में से जीत ना हो सकता है कल सूरज उगने से पहले हम सब मारे जाएं, शहादत प्राप्त कर लें। जी हाँ, हायर कमांड से मेरे को हुक्म मिला है पीछे हटने का, क्योंकि उनको दिखता है ये हारती हुई जंग है, यहाँ पे जीतने की कोई उम्मीद है ही नहीं, लेकिन ये धरती मेरी मातृभूमि है, मेरी माँ है, मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ से 1 इंच पीछे भी नहीं हटूंगा। आप में से किसी को अगर जाना हो तो अभी बता दो मेरे को, कल को अगर किसी को पीछे हटना चाहा तो मैं उसको गोली मार दूंगा। और ये होता भी है फौज में, कावर्डाइज, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो होता है ना, वायरस सबसे बड़ा वायरस नहीं होता, सबसे बड़ा वायरस होता है फियर और पैनिक। जब कोई डर जाता है ना, तो वो डर इतना कंटेजियस होता है कि आप भी डरेंगे, आप भी डरेंगे, आप भी, तो वो फैल जाता है वो डर जी। अगर मेरे कदम डगमगा गए तो आप लोग गोली मार देना। हम सब ने बोला साहब हम आपके साथ में हैं, सब डट के वहाँ पे मोर्चे संभाले अपने, वो लोगों को मोटिवेट करते रहे।
और चीन की सेना उनकी तरफ बढ़ती रही तेजी से। इन्हें अपने विंटेज हथियार थे, इनके पास पुराने हथियार, चीन के पास ऑटोमेटिक हथियार थे और चीन की सेना बिल्कुल कपड़ों में, विंटर क्लोथिंग में रेडी थी। हमारी सेना के पास पुराने कपड़े थे, अक्लेमेटाइज भी नहीं थे हमारे ट्रूप्स जी। उन्होंने फायरिंग शुरू करी दोनों ओर से। जब गोलियां खत्म हो गई हमारे फौजियों की, उन्होंने वो पत्थर से लड़े जी। और जब पत्थर उस इलाके के खत्म हो गए थे तो राइफल के आगे होता है बेयोनेट, एक छुरी या चाकू, आपने देखा होगा ना पिक्चरों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे धावा बोला, उनसे लड़े। जब चीन की सेना इतने करीब आ गई तो अपने हाथ से लड़े और वहीं उन्होंने शहादत प्राप्त करी। और मेजर शतान सिंह भाटी तब बुरी तरह जख्मी हो गए थे, अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेल कर वो कूद पड़े दुश्मनों के आगे और लोगों जवानों को मोटिवेट करते रहे और तब भी लड़े। तब उनके जो बहादुर उनके साथी जो थे, बडी जो होते हैं, वो साथ में ले गए। उन्होंने एक चीज कही थी कि कंपनी कमांडर की लाश दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने एक बड़े बोल्डर के पीछे उनकी लाश छुपा दी। हमारे कुछ चंद एक साथी वहाँ से फौजी निकल आए वहाँ से और वो सीधा गए दिल्ली। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 120 लोग 3000 की सेना से लड़े, वो भी जिस तरीके से आप बता रहे हो। तो खैर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पे भिजा दी गई। जब फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पे गई, उन्होंने देखा कि पूरी धरती पे चितर पितड़ वहाँ पे चीन के सिपाही मरे हुए हैं और हमारे 115 जांबाज फौजी भी वहाँ पे मरे पड़े हुए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके उंगलियां जो है ट्रिगर गार्ड में थी, जम गई थी, ऐसे मरे थे सारे के सारे फौजी। जो नर्सिंग असिस्टेंट था, मेडिकल असिस्टेंट, जो मेडिक कहते हैं ना जिसको, जो फर्स्ट एड देने का काम होता है, उसके एक हाथ में सिरिंज था जमा हुआ और एक हाथ में बैंडेज थी। और मेजर शतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र, जो हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री है, बहादुरी से नवाजा गया मरणोपरांत, मरने के बाद। ये थी बहादुरी, क्योंकि वो नहीं हटे, क्योंकि उन्हें घुटने नहीं टेके, क्योंकि वो खुद जिम्मेदार थे, स्वयं जिम्मेदार थे अपने लिए, अपनी जानों के लिए। बिल्कुल, ये थी लीडरशिप उनकी। अब बेवकूफी क्या है? बेवकूफी ये है जब आपके हाथों में ही, आपको मालूम है वो निर्णय आपके हाथ में है और आपके देशवासी, आपके पीछे महिलाएं, बच्चे, बाहर के लोग, उनकी जाने जा रही हैं। आप क्या कह रहे हो भाई, मैं सिविलियंस को हथियार दूंगा? कल को वही क्रिमिनल हथियार लेके आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे अगर आप जंग भी जीत गए तो, जो कि नहीं, वो अलग बात है। मैं नहीं कहता था कौन जंग जीते भाई, ये कोई शान की बात नहीं है हम जंग जीत गए, हम वो हार गए। ये पिक्चरों में अच्छा लगता है बस, हकीकत में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये। और ये war is not the answer. नो, वो इज नॉट द आंसर, वो इज नॉट द आंसर। दोस्तों, मैं किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं पक्ष विपक्ष जरूर लेता हूं और लूंगा, और मैं यहां पे भी ले रहा हूं, मैं शांति का पक्ष ले रहा हूं और जो युद्ध है उसका विपक्ष ले रहा हूं मैं। बस ये युद्ध किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में खत्म की जाए। ये भगवत गीता में भी लिखा है, भगवान श्री राम ने कहा है अर्जुन से, अगर तुम्हें शांति मिलती है किसी भी कीमत पे, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, तो समझो कि शांति सस्ती है। भगवान राम ने भी यही बात कही है। और एक रूस के जो ऑथर, एक रूस के ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने वॉर एंड पीस एक किताब है, उसमें चैप्टर 4 पैराग्राफ 8 लाइन 2 में लिखा है, बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट। अरे आप बोल दो भाई, हाँ भाई मैं गलत हूं, भाई शांति होगी, अमल शांति रहे और सूझबूझ रहे और दुनिया में हम सब एक साथ जिए और दुनिया हम सब के लिए एक बेहतर जगह बने जीने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मेजर साहब ने इस पूरी चीज़ को डिफाइन किया है, पूरा बताया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत रोचक जानकारी लगी होंगी। जो चीज़ें आपने अब तक नहीं देखी हैं तो वो आज आपको सुनने को मिली होंगी, आपको कहानियाँ सुनने को मिली होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब का, हमें इतना कीमती समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को ये सब जानकारी पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल भी सब्सक्राइब करें। देख गौरव भाई, और मैंने अपना वक्त दिया है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों का फर्ज बनता है अपना अपना काम करिए। आप, ये आपका योगदान होगा। हर एक बंदा जो हमें देख रहा है अगर इसको दबा के शेयर करे, ये नहीं सिविलियन की तरह नहीं, आप लोग सिविलियन में मैं जानता हूं, मैं तो उसको कहा था उसने करा नहीं ना, आपको इंश्योर करना पड़ता है, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, आपको लेनी पड़ती है। नागरिक होने का फर्ज। हाँ, हमने किया और हमने दिखाया भी और बोला कि भाई देखो ये बातें हैं, पहुंचनी चाहिए लोगों तक। बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।